हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन का प्रैक्टिस सेशन। होप सो आप सभी ने आरसीसी का जो रिवीजन है वो कर लिया होगा। ठीक है। और आज हमारा ये पहला सेशन है, तो इस पहले सेशन के अंदर हम जो थ्योरी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि रिकमेंडेशन से रिलेटेड, ठीक है, अजम्पशंस से रिलेटेड, तो जो छोटी छोटी हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, आरसीसी के अंदर उनको अपन कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आरसीसी डिजाइनिंग का प्रैक्टिस सेशंस होगा, उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू, उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन आरसीसी, ये हमारा फर्स्ट सेशन है। ठीक है, आपको हर तरीके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे हैं वो आरसीसी से किस प्रकार से बन सकते हैं, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, रिकमेंडेड रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर अपन कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन के अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड का प्राइमरी अजम्पशन जो है वो हमारा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है वो है हमारा कंक्रीट इज इलास्टिक, कंक्रीट इज प्लास्टिक, स्टील इज इलास्टिक, कंक्रीट एंड स्टील आर इलास्टिक एंड एक्ट टुगेदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। हाँ, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? डी। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी रहेगा। डब्ल्यूएसएम मेथड के अंदर जो हमारा कंक्रीट होता है और जो स्टील होता है, इसको हम इलास्टिक मटेरियल कंसीडर करके चलते हैं और हम मानते हैं कि दोनों आपके जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ आपके एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इनको दोनों को ही इलास्टिक मटेरियल कंसीडर कर चलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन डब्ल्यूएसएम द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज बेस्ड ऑन। परमिसिबल जो हमारी स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी किस पर बेस्ड होती हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेस हमारी किस पर बेस्ड होती हैं, जल्दी से आप आंसर बताएं। यहाँ पे है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, 28 डेज, क्यूब स्ट्रेंथ एंड नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर अर्पित का है डी, नन ऑफ द एबव। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो कि डब्ल्यूएसएम मेथड के अंदर जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं, ये परमिसिबल स्ट्रेस हमारी क्या होती है। परमिसिबल स्ट्रेस मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? सिग्मा से आप डिनोट करते हो। सिग्मा आपका क्या होता है? सिग्मा आपका होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, कंक्रीट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ हमारा निकलता है वो स्ट्रेंथ हमारा निकल के आएगा आफ्टर आफ्टर 28 डेज। ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका क्या आएगा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हमारी हैं वो हमारी किस पर बेस्ड करेंगी, जो हमारी 28 दिन की क्यूब स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं M30 हमारा ग्रेड है, तो M30 ग्रेड का जो हमारा स्ट्रेंथ होगा उसको आप क्या बोलोगे? आप बोलते हो FCK इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो आपका निकला है, ये आफ्टर 28 डेज बाद आपका क्यूब टेस्टिंग आपने किया, उसके बाद आपका निकल कर आया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 28 डे क्यूब स्ट्रेंथ पर आपका ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो इन डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम के अंदर जो मॉड्यूलर रेशियो हमारा होता है
वो मॉड्यूलर रेशियो हमारा क्या होता है। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। सेकंड हमारा ऑप्शन है रेशियो ऑफ कंक्रीट टू स्टील। थर्ड हमारा है रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील टू कंक्रीट एंड डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी है क्लास के अंदर कि मॉडुलर रेशियो हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इन दोनों का रेशियो होता है। एनालिसिस और डिजाइनिंग पर्पज के लिए आप जो एम लेते हो वो आप क्या लेते हो, वो आप लेते हो 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं आपकी सिग्मा सीबीसी होती है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो आपका ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इनमें से कौन सा अजम्पशन आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नहीं है। हाँ, कौन सा अजम्पशन आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नहीं है। सुभाष आंसर करना है, आप बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करें लाइव क्लास और आंसर करें क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे कि ऑप्शन नंबर पहला आप देख सकते हैं लिखा है कंक्रीट इज इलास्टिक, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट एंड कंक्रीट एंड स्टील हैव द सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या आएगा, रवि ने आंसर यहाँ पे बी दिया है, ठीक है। सुभाष ने आंसर यहाँ पे ये दिया है। देखो भाई WSM के अंदर आप कंक्रीट और स्टील दोनों को ही आप इलास्टिक मान के चलते हो और आप मान के चलते हो कि यह एक दूसरा मतलब कि टुगेदर एक्ट करते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, क्यों ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्रैक्ड सेक्शन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम क्रैक्ड सेक्शन की बात करते हैं तो क्रैक्ड सेक्शन के अंदर जो टेंशन जोन हमारा होता है, टेंशन जोन का जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और जितना भी टेंसाइल लोड होता है वो पूरा का पूरा टेंसाइल लोड हमारे स्टील के द्वारा लिया जाता है, इसलिए हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन होता है, ये दोनों अजम्पशन आपके होते हैं WSM के अंदर। बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ये भी आपको बोला गया है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड आपका है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए और इस बॉन्ड को आप इंश्योर करते हो, ठीक है। इस बॉन्ड को आप इंश्योर करते हो, इंश्योर बाई स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी आपको क्या बोलता है कि अगर हम कंक्रीट के अंदर किसी पॉइंट पर स्ट्रेन को निकाल रहे हैं और इसी पॉइंट पर अगर हम स्टील के अंदर स्ट्रेन को निकाल रहे हैं तो ये दोनों हमारे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी परफेक्ट बॉन्डिंग यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो अगला लिखा है कंक्रीट और स्टील हैव द सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की जाए तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी 5000 अंडर रूट FC के आपका होता है, ठीक है। और अगर हम स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये ऑल ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² आपकी होती है। तो ये अजम्पशन आपका नहीं होता है क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो दोनों की आपकी यहाँ पे अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कौन सा अजम्पशन आपका नहीं है। तो जो डी आपका ऑप्शन दिया गया है वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। डी ऑप्शन जो आपका है वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन आ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज। सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो रेनफोर्समेंट हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं कि टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस पे प्रोवाइड करते हैं कि ऑल ऑफ दी एबव? क्या यहाँ पे आंसर आएगा हमारा? क्या हमारा यहाँ पर आंसर आएगा? बताएं जल्दी से। रवि का आंसर बी है। सुभाष ने आंसर यहाँ पे ए दिया है। सुभाष धारवे ने आंसर ए दिया है। विनय का आंसर बी है। ठीक है, देखो सिंगली रेनफोर्स बीम की अगर अपन बात करें, सिंगली रेनफोर्स बीम की अगर अपन बात करें तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ये हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम, ये हमारी न्यूट्रल एक्सेस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसेस जो आपकी हैं वो आपकी लाई नहीं करती, जीरो होती हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस हमारी बीम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन होता है, नीचे हमारा टेंशन जोन होता है। तो हम सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन के अंदर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? टेंशन जोन के अंदर हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी सिंगली सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हमारी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी आएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है सुभाष, ए आंसर गलत है। कंप्रेशन जोन में नहीं कराते हैं। कहाँ कराते हैं? टेंशन जोन के अंदर हम कराते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कॉन्क्रीट इन WSM इज टिपिकली। हाँ, WSM के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कॉन्क्रीट का कितना लेते हो? हाँ, 1.5 लेते हो, 2.5 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो? कितना लेते हो आप? रवि ने आंसर यहाँ पे सी दिया है। ठीक है, विनय ने आंसर यहाँ पे सी दिया है। अर्पित ने आंसर सी दिया है। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन WSM की बात कर रहे हैं तो WSM के अंदर जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं ना, ठीक है, तो एक तो आपका होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर, और एक होता है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, होता है ना? बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर आपका कितना होता है? 3 होता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर आपका कितना होता है? 4 होता है। होता है, ठीक है। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो हम बीम का जो डिजाइन यहाँ पे कर रहे हैं वो हम बेंडिंग के अंदर डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे तो इनको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे कि बेंडिंग कंप्रेशन में ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन में पूछ रहे हैं, ठीक है, बट मेंशन नहीं किया है। तो बेंडिंग कंप्रेशन आप यहाँ पे लगाना, क्योंकि हम बीम को बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपका 3 आंसर जो होगा वो 3 आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इज बेस्ड ऑन। जो हमारी स्टील की परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी किस पर बेस्ड होती हैं? परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हमारी स्टील की होती हैं वो हमारी किस पर बेस्ड होती हैं? स्टील की परमिसिबल स्ट्रेसेस किस पर बेस्ड होंगी? यील्ड स्ट्रेंथ पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर, एंड नन ऑफ द एबव। देखो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आपका 0.2% प्रूफ स्ट्रेस आएगा। 0.2% आपका प्रूफ स्ट्रेस आएगा। परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारी होती है स्टील की वो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर डिपेंड करेंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इन डब्ल्यू एस एम द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज कैलकुलेटिंग यूजिंग, डब्ल्यू एस एम के अंदर हम डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलर रेशियो एंड लीवर आर्म का यूज करके, मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप यूज करके, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का यूज करके, नन ऑफ द एबव। तो हम डब्ल्यू एस एम के अंदर कैसे निकालेंगे? हाँ, मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, यहाँ पे रवि का आंसर है, अर्पित का आंसर भी बी आ गया है। विनय तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? सुभाष का आंसर यहाँ पे ए है, मॉडुलर रेशियो एंड लीवर आर्म का यूज करके। ठीक है, सही आंसर दिया है, मॉडुलर रेशियो एंड लीवर आर्म का अपन यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मॉडुलर रेशियो एंड लीवर आर्म का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। भैया थोड़ा सा तुम फॉर्मूला भी अगर लिख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर। डब्ल्यू एस एम के अंदर आपने किस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को निकाला था, फॉर्मूला लिखोगे आपको खुद भी खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि आप किस बेसिस पे निकालते हो। ठीक है, बातें कराओ बड़ी बड़ी बस, क्वेश्चन के आंसर करोगे गलत। ठीक है, चलो अगली बात यहाँ पे अपन बोलते हैं, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती हैं? 0.4 टाइम्स 0.45 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सुभाष धारवे का आंसर है 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझना यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने क्यूब का स्ट्रेंथ निकाला था, क्यूब का स्ट्रेंथ निकाला था, क्यूब के लिए हमारा जो स्ट्रेसेस निकल के आया था वो हमारा एफ सी के निकल के आया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि अगर मैं कंक्रीट के लिए आपसे स्ट्रेसेस पूछूं तो कंक्रीट के लिए स्ट्रेसेस जो हमारी होंगी वो हमारी स्ट्रेसेस क्या आ जाएंगी, जो हमारी क्यूब के लिए स्ट्रेसेस आई हैं हम उसको 1.5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और 1.5 हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 हमारा एक फैक्टर यहाँ पर है, नॉट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करता है एक तो शेप को अदर देन क्यूब जो अपन जो भी कंक्रीट के अंदर शेप ले रहे हैं, साथ ही साथ लोडिंग अदर देन यूनिएक्सियल लोडिंग। तो हमारी कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेसेस होंगी वो 0.67 एफसीके हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेसेस चाहिए, हमें कंक्रीट की क्या चाहिए, हमें डिजाइन स्ट्रेसेस चाहिए, तो डिजाइन स्ट्रेसेस की जब मैं आपसे बात करूंगा तो डिजाइन स्ट्रेसेस में हमारा क्या आ जाएगा, जो 0.67 एफसीके हमारा है इसको हम पार्शली सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल कंक्रीट से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कि हम डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो ये हमारा 0.446 एफसीके यहाँ पर निकल कर आएगा। कहीं कहीं बुक के अंदर 0.45 एफसीके आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 0.67 एफसीके आपका हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट के अंदर जो आपकी स्ट्रेसेस रहेंगी डब्ल्यूएसएम में वो 0.67 एफसीके चल रहा है, सॉरी 0.67 एफसीके आपका होगा, 0.45 एफसीके दैट इज द डिजाइन स्ट्रेसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इज टेकन एज, स्टील में हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वो परमिसिबल स्ट्रेसेस हमारी क्या होंगी? बिल्कुल सही है, 0.87 टाइम्स ऑफ द
यील्ड स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पर होगी, सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम एडिशनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। डबली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर हम एडिशनल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो हम कहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो जब हम डबली रेनफोर्स सेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो टेंशन जोन में तो रेनफोर्समेंट आपका रहता ही रहता है। एडिशनल जो आपका स्टील रहेगा वो आपका कहाँ पे रहेगा, वो आपका AST कंप्रेशन जोन, ये आपका AST हो जाएगा और ये आपकी न्यूट्रल एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो आप एडिशनल जो प्रोवाइड करा रहे हो वो कंप्रेशन जोन में करा रहे हो, ठीक है। एडिशनली आप कहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो, कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ये ऑप्शन जो आपका है वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द लीवर आर्म जेड इन WSM। लीवर आर्म आपका क्या कहलाता है, लीवर आर्म आपका क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से। लीवर आर्म, देखो लीवर आर्म की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस का जब अपन वेरिएशन बनाते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन हम WSM के अंदर बनाएंगे तो ये हमारा लीनियर रहेगा। ये जो हमारा रहेगा ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कंप्रेशन है और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा होगा, टेंशन हमारा लग रहा होगा। तो टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा होगा इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी जेड कहलाती है। अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो कंप्रेशन जो हमारा लगता है वो हमारा क्या लगेगा, ये हमारी न्यूट्रल एक्सेस है, इसकी हमारी जो डेप्थ रहेगी वो हमारी x हो जाएगी, तो ये हमारा लगेगा यहाँ पे x/3 पर। अगर इस कंप्लीट डिस्टेंस की अपन बात करेंगे तो ये हमारा d यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, d हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, z इक्वल्स टू d माइनस x/3, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीवर आर्म की वैल्यू भी हो जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स, हाँ क्या आएगा आंसर इसका, आंसर ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर जो आपका है वो आपका ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR आपका क्या कहलाता है। मैंने आपको MOR बताया था कि वो मूवमेंट जो कि बीम के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं और बीम के अंदर किसी भी प्रकार का फेल्यूर नहीं आना चाहिए, इजीली उस मूवमेंट को हमारी बीम जो है वो रेजिस्ट कर ले। तो आप क्या बोलोगे, विदाउट फेल्यूर जो मूवमेंट हमारी बीम के द्वारा रेजिस्ट किया जाएगा वो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है क्या, तो पहला ऑप्शन आप देखोगे लिखा है, द मैक्सिमम मूवमेंट द बीम कैन रेजिस्ट विदाउट फेल्यूर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट सैंपल्स आर फॉल। ये हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है हमारी कहलाती है। मतलब अगर मैं 100 नंबर ऑफ क्यूब को क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, तो 5 से ज्यादा हमारे टेस्ट सैंपल यहाँ पे फेल नहीं होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, सबने आंसर दे दिया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, डेट इज स्ट्रेंथ बिलो विच 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर फॉल, ठीक है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टिपिकली मेजर्ड एट। ये तो आप इजीली बता दोगे कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी जो टेस्टिंग होती है हम कब करते हैं, 28 दिनों में इसकी टेस्टिंग करते हैं। कितने दिनों में टेस्टिंग करते हैं, 28 दिनों के अंदर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। मतलब 28 दिन का टेस्ट सैंपल जो क्यूरिंग पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो कौन सा फैक्टर है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन हमारा है वाटर सीमेंट रेशियो, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। क्यूरिंग टाइम एंड टेम्परेचर, ये भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। अगर हम 7 डेज के अंदर टेस्टिंग कर रहे होंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा, और 28 डेज के अंदर अगर अपन कर रहे होंगे तो अलग मिलेगा। एग्रीगेट साइज एंड शेप बिल्कुल अफेक्ट करेगा यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। नेक्स्ट है कंक्रीट का कलर, क्या कंक्रीट का कलर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा? ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? कंक्रीट कलर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंक्रीट कलर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है टू अचीव हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी। अगर मैं कंक्रीट की हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहता हूं तो जो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा है उसको हमें कैसा रखना पड़ेगा? उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन कांस्टेंट करके चलना पड़ेगा, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताएं जल्दी से। हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो एक वाटर सीमेंट रेशियो का आपका कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपका एब्रान्स लॉ के नाम से आपने पढ़ा होगा। अगर हम लोअर वाटर कंटेंट रखते हैं तो हमें हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज। वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका कम होगा, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो है, तो हमें हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रेफर टू। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हमारा क्या कहलाता है? हाँ, चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं, रीड करो चारों ऑप्शंस और आप मुझे जल्दी से आंसर यहाँ पे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्केबिलिटी आपका क्या रेफर यहाँ पर करता है? टू एज विथ द कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड। जल्दी से आंसर दें। अर्पित त्रिवेदी, जल्दी से आंसर करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चलो, तो मैंने आपको बताया था वर्केबिलिटी का मतलब होता है हाँ एज ऑफ वर्किंग, कितना इजीली आप वर्किंग कर पा रहे हो। अब कंक्रीट की वर्किंग की अगर बात की जाए तो वर्किंग में आपकी प्लेसिंग आ जाती है, कॉम्पैक्शन आ जाता है और आपकी फिनिशिंग आ जाती है। तीनों फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट चेंजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। मैं वर्केबिलिटी को बढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, इस सिचुएशन में हम कैसे यहाँ पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेंगे? हाँ, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? बताइए जल्दी से। कंक्रीट वर्केबिलिटी आपकी कैसे इंक्रीज होगी? हाँ, सिंपल सा आपको पता होगा एडमिक्सचर्स। ठीक है, एडमिक्सचर्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके बहुत सारे प्लास्टिसाइजर्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंक्रीट की वर्केबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिक्सचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू WSM अ सेक्शन दैट इज प्लेन बिफोर बेंडिंग। ऑप्शन है आपका रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बिकम्स कर्व्ड, वार्प और नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर? इसका आंसर आपका ए आंसर आ जाएगा। अजम्पशन आपका WSM का क्या बोलता है कि सेक्शन जो आपका है प्लेन
बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग आपका प्लेन ही रहना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी वार्पिंग नहीं होना चाहिए। और ये अजम्पशन आपको बताता है कि जो आपका क्या है स्ट्रेन रिलेशन आपका है वो आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है इन WSN द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी। जो स्टील और कंक्रीट के अंदर बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को आपने कहां तक कंसीडर करके रखा हुआ है? हाँ, कहां तक आपने इसको कंसीडर किया हुआ है? परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट आपने कंसीडर किया है, परफेक्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आपने कंसीडर किया है, या इम्परफेक्ट आपका आ जाएगा, या नन ऑफ द एबव आपका आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? ए। ओके, क्योंकि हमारी WSM जो होती है ये किस पर बेस्ड होती है? WSM हमारी इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? हमारी इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होती है। और इलास्टिक थ्योरी पर अगर बेस्ड है तो ये भी बॉन्ड हमारा इलास्टिक लिमिट तक ही कंसीडर किया गया होगा। कहां तक किया गया होगा? इलास्टिक लिमिट तक ही कंसीडर किया गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है WSN assume that the stress strain relationship of concrete। ठीक है, तो ये भी आपको सिंपल सा पता ही है कि WSN ने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो है वो लीनियर यहाँ पे कंसीडर करके रखा हुआ है। क्या कंसीडर करके रखा है? लीनियर आपका यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर है बी आंसर जो उन्होंने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द लीवर आर्म इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज इक्वल टू। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर जो लीवर आर्म आपका होगा वो आपका क्या होगा? तो ये तो मैं अभी आपको बता भी चुका हूं, जैसे कि ये आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ये आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ये आप क्या बोलोगे? ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आप बनाओगे यहाँ पे स्ट्रेस का वेरिएशन, स्ट्रेस का वेरिएशन आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो आएगी वो आपका एक्स आ जाएगा। ये आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये आपका टेंशन यहाँ पे होगा। लीवर आर्म इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी होगी ये जेड। कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो x/3 डिस्टेंस पर कर रहा होगा, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? d-x/3 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है इन अ बैलेंस्ड आरसीसी बीम सेक्शन। बैलेंस्ड आरसीसी बीम सेक्शन के अंदर क्या होता है? स्टील यील्ड बिफोर कंक्रीट क्रश, कंक्रीट क्रश बिफोर स्टील यील्ड, बोथ स्टील एंड कंक्रीट फेल साइमल्टेनियसली, ओनली शियर फेल्यूर। हाँ, तो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था कि हमारा जो बैलेंस्ड सेक्शन होता है, बैलेंस्ड सेक्शन के अंदर, बैलेंस्ड सेक्शन के अंदर क्या होता है? जो हमारा कंक्रीट होता है ये अपनी परमिसिबल वैल्यू पर, और स्टील जो हमारा है वो भी अपनी परमिसिबल वैल्यू पर एक साथ पहुंचते हैं, साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो हमारी होती है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो हमारी होती है वो हमारी किसके बराबर हो जाती है? बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बराबर हो जाती है। मतलब अगर ये दोनों अपनी परमिसिबल वैल्यू पर साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, मतलब कि कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट हम फेल किस में मानते हैं? क्रशिंग में मानते हैं। तो कंक्रीट के अंदर जो क्रशिंग हो रहा होगा और स्टील के अंदर जो आपका क्या हो रहा होगा? जो आपका यील्डिंग हो रहा होगा, ये आपका कैसा होगा? ये आपका साइमल्टेनियसली होगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? आपका करेक्ट आंसर सी यहां पर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एन अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन आपका क्या कहलाता है? more compression steel, less tension steel than required for balance, equal amount of tension and compression steel,
एक्सेस स्टील फॉर सेफ्टी। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ देखो, अंडर रेनफो सेक्शन जो आपका होता है, अंडर रेनफो सेक्शन जो आपका होता है, ये क्या कहलाता है? इसके अंदर एक्स जो हमारा होता है वो एक्स बैलेंस से हमारा कम होता है। इसके अंदर जो हमारी स्टील की स्ट्रेसेस होती हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी कंक्रीट से, मतलब एफसीबीसी जो हमारा है वो हमारा छोटा रहेगा सिग्मा सीबीसी से, और जो हमारा एरिया ऑफ स्टील होगा वो एएसटी बैलेंस से हमारा क्या होगा? कम होगा। और जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारा एमओआर बैलेंस से क्या होगा? कम होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी, इन कंडीशन से इस तरीके से आपका थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका थ्योरी क्वेश्चन जो है वो थ्योरी क्वेश्चन आपका बनके आ सकता है। क्लियर? तो याद रखना है ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन फेल्यूर इज ड्यू टू। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के अंदर फेल्यूर हमारा कैसे होगा? तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के अंदर जो न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ होती है वो आपकी एक्स बैलेंस से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेसेस हैं वो हमारी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी, और स्टील की जो हमारी स्ट्रेसेस हैं वो हमारी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, अब जब कंक्रीट की परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच रही हैं, मतलब कंक्रीट के अंदर पहले क्या हो जाएगा? कंक्रीट के अंदर पहले क्रशिंग आपका हो जाएगा, बाद में यील्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के अंदर हमें क्रशिंग ऑफ कंक्रीट पहले देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्रशिंग ऑफ कंक्रीट हमें पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ सेक्शन इज प्रेफर्ड इन आरसीसी डिजाइन फॉर डक्टिलिटी एंड सेफ्टी। डक्टिलिटी और सेफ्टी के लिए अगर बात की जाए तो हम कैसा सेक्शन यहाँ पे प्रेफर करेंगे? कैसा सेक्शन हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे? तो आपको पता है कि जो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हमारा होता है, क्या होता है? जो हमारा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हमारा होता है, इसके अंदर जो हमारी स्टील की स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंचती हैं, और जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी परमिसिबल वैल्यू पर बाद में पहुंचेगी। मतलब इस सेक्शन के अंदर पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? यील्डिंग देखने को मिलेगी, और बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा? बाद में हमें क्रशिंग देखने को मिलेगा। मतलब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में हमें क्या होता है? फेल्यूर के पहले प्रायर वार्निंग मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रायर वार्निंग हमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले आपका क्या हो रहा है? पहले आपका यील्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन को प्रोवाइड करें। किसको प्रोवाइड करें? अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन को हम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ बैलेंस्ड सेक्शन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो बैलेंस सेक्शन के अंदर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हमारी क्या होती है? एक्स एक्स इक्वल टू एक्स बैलेंस हो जाता है, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है रवि ने। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आर अनसेफ बिकॉज। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्रशिंग पहले होना है, यील्डिंग बाद में होना है। तो सडनली आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या, कि सडनली यहाँ पे फेल्यूर हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सडनली फेल्यूर हमें देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe415 स्टील IS456 इज। तो 415 स्टील के लिए आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स बैलेंस जो आपका है वो कितना हो जाता है? आपका वो कितना हो जाता है? 0.48 डी आपका हो जाता है। जैसे आपको पता है कि Fe
250 जो आपका रहेगा इसके लिए आपका 0.53 इंटू डी आपका रहता है। FE 415 के लिए आपका 0.48 डी आपका ये रहता है। और FE 500 के लिए ये आपका कितना हो जाएगा, 0.46 डी आपका हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टेबल आपको यहाँ पे बताई हुई है मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 0.48 डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन अपना है, इन अंडर रेनफोर्स्ड बीम द फेल्यूअर इज मेनली ड्यू टू। अंडर रेनफोर्स्ड बीम के अंदर फेल्यूअर हमारा जो होता है वो किस वजह से होता है। हाँ, तो अंडर रेनफोर्स्ड बीम के अंदर जो फेल्यूअर हमारा आएगा, तो आपको पता है स्टील की स्ट्रेसेस हमारी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच रही है, मतलब यील्डिंग हमारा हो जाएगा बिफोर क्रशिंग ऑफ स्टील। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बोलोगे, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के अंदर जो फेल्यूअर हमारा आएगा वो स्टील यील्डिंग की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, स्टील यील्डिंग की वजह से आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट फेल्यूअर इज जनरली टेकन एज। ठीक है, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन हमारा होता है वो फेल्यूअर पे अपन क्या लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस टाइप से बताया था क्लास के अंदर, मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ये बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट जो आपको बताया था, क्या बताया था, 0.0035 ये बताया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अंडर बेंडिंग कंप्रेशन M20 इज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, कितना आ जाएगा भैया। परमिसिबल स्ट्रेसेस तो मैंने आपको निकालना भी बताई हैं। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कर देंगे। तो बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 3 होती है, और हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी यहां से पता चल जाएगी FC के। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, बताओ जल्दी से। सेवन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेट आप करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 20 को डिवाइड बाई 3 कर दो आप, आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमिसिबल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील अंडर बेंडिंग इन WSM। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन माइल्ड स्टील क्या होगी, तो आपको याद होगा, एक मैंने आपको टेबल बनवाई थी, एक साइड आपका सिग्मा ST लिखा हुआ था, और मैंने बोला था कि डाया जो आपका है वो अप टू आपका, हाँ, 20। ठीक है, और आपका ग्रेटर देन FE 250 लिखा हुआ था, FE 415 और आपका वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होगा, ये याद होगा ना, कितना है, कितना आएगा आंसर, 140। कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। रवि कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, 130, 140, और इधर कितना था आपका FE 415, और आपका इसके लिए, हाँ,
अरे 130 होगा, 190 होगा, 190, 230, कितना होगा जल्दी बताओ। कितना होता है? ओवर 20 mm 130 होगा, एंड अंडर 20 mm 140 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 mm ओवर और अंडर तो दिया नहीं गया है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर 140 लगा दोगे फिर। ठीक है, कितना लगाओगे? 140 आप लगाओगे, 140 आप लगा दोगे ना? ठीक है, 140 आप लगा दोगे ना, ये 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलर रेशियो आपको बताना है। IS 456 रिकमेंड्स मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉडुलर रेशियो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने भैया, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, ये होता है आपका मॉडुलर रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका मॉडुलर रेशियो होता है। तो ये सी आंसर जो है, वो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, अ बीम ऑफ 2000 mm स्क्वायर dimension is required with 200 mm square steel. What is the net increase of equivalent cracked area? Modular of ratio 11। ठीक है, ये आपको बीम एरिया दिया गया है, ये रेनफोर्समेंट का आपको एरिया दिया गया है, मतलब AST आपको दिया गया है, और आपका M जो है वो 11 हो गया है। क्रैक्ड एरिया आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्रैक्ड एरिया आपका क्या होता है? क्रैक सेक्शन में AE, क्रैक्ड एरिया इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है? M इंटू AST आपका होता है ना, यही पढ़ाया था। तो M आपका 11 हो गया है, AST आपका कितना हो गया है? AST आपका 200 mm स्क्वायर हो गया। या आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आया? कितना आ रहा है आंसर, बताओ ना जल्दी से। 2200 mm स्क्वायर। ये ऑप्शन ऐसे क्यों आ रहे हैं इसमें? हाँ, ये ऑप्शन ऐसे क्यों आ रहे हैं? देखो, ऐसे ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द नेट इंक्रीज एरिया इक्विवेलेंट क्रैक्ड एरिया। ठीक है, इंक्रीज एरिया बताना है, कितना एरिया यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कितना आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे तो वो यहाँ पे नेट इंक्रीज एरिया यहाँ पे निकाल के बताया है, नेट इंक्रीज एरिया आपका कितना आएगा। हाँ,
कितना आया, कितना निकल कर आ रहा? बी आ रहा है, ठीक है, 0.83 बी, सही है। ठीक है, ये तो आपने इक्विवेलेंट एरिया निकाला इससे, इससे जो आपका निकला ना, ये आपका इक्विवेलेंट एरिया निकल के आ गया। आपको यहाँ पे नेट इंक्रीज इन एरिया बताना है, कितना एरिया आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका जो आंसर आएगा 0.83 आएगा। कभी कभी देखो ऑप्शंस में क्या होता है कि हमारे ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं, ऑप्शंस में हमारी वैल्यू आती है किसी एक वैल्यू के नियरेस्ट आती है, तो जो क्लोजेस्ट आंसर हमें उस वैल्यू के लगता है ना, तो हमें वो ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से नेट इंक्रीज एरिया आपका यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्लियर। चल, तो आरसीसी का आज का हमारा जो सेशन था वो हमारा होता है कंप्लीट। बेसिक क्वेश्चंस ही आज अपन ने यहाँ पे लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आरसीसी का होगा सेशन, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स लेंगे कि किस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो WSM मेथड्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा थ्योरेटिकली जो पूरा सेशन चला, इसके अंदर हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड लगाए हुए हैं, क्या रिकमेंडेशंस थे, किस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर एनफोर्स सेक्शन क्या होता है। अगला जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर WSM से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ LSM मेथड्स की जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू, क्लास ओवर।